बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। मुझे लगता है कि जो कुछ भी पिछले 9 साल में हो रहा है वो इस देश के लिए, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिटलर तो गलती करके गया, लेकिन उसका नुकसान कई सदियों तक जर्मनी भुगता। गलती तो मुसोलिनी ने किया, लेकिन उसके कई सदियों बाद तक इटली उसका भुगतान करता रहा। अध्यक्ष महोदय, 2014 में देश में बहुत दिनों के बाद बड़ी बहुमत के साथ इस देश की जनता ने एक नई उम्मीद के साथ सरकार को चुना। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद आए तो हमने देखा कि संसद की सीढ़ी को सर झुकाकर प्रणाम किया। तो ऐसे में देश के लोगों की उम्मीदें जगी कि जो संसद की सीढ़ी पर सिर झुक रहा है, इसका मतलब है कि इस देश के संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रक्रिया की अब रक्षा होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से 9 साल में इस सारी संस्थाओं को तार-तार किया गया है, वो सब देश के सामने है। आते ही प्रधानमंत्री जी ने 2 नारा दिया था। एक कहा था सबका साथ सबका विकास, और फिर उन्होंने कहा कि अब टीम इंडिया, यानी जो पक्ष हो विपक्ष हो, सब मिलके काम करेंगे जिससे देश आगे बढ़ेगा। हम सबको नई उम्मीदें जगी कि अब अगर कोई सरकार अच्छा काम करता है तो प्रधानमंत्री उसके साथ खड़े हो जाएंगे, शाबाशी देंगे। और मुझे लगता है कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो प्रक्रिया भी यही होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास का क्या हाल हुआ वो तो पूरा देश देख रहा है। मैं कई बार अपने पार्टी का प्रवक्ता हूं, टीवी पे जाता हूं तो मैं इनके प्रवक्ता से भी पूछता हूं। मैं अभी अपोजिशन के हमारे साथी, मैं इनसे भी पूछता हूं और इनके जरिए बीजेपी के सभी नेताओं से पूछता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहिए कि जब आप राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या 130 करोड़ लोग आपके जहन में आता है? अगर आपको राष्ट्र की परिकल्पना करते समय 130 करोड़ लोग अगर आपके जहन में नहीं आता है तो फिर देशद्रोही कौन है? और मैं दावे से, चूंकि ये लंबा टाइम है, मैं आंकड़े देकर बता सकता हूं कि जब ये राष्ट्र की बात करते हैं तो इनके जहन में 130 करोड़ लोग इस देश का नहीं आता। तो सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके पूरे उलट 9 साल काम होता रहा। टीम इंडिया की बात इन्होंने किया, लेकिन जब टीम इंडिया की बात इन्होंने किया तो हमने देखा जो सबसे अच्छा काम जिस सरकार कर रहा है उसी सरकार को परेशान कर रहे हो। 2015 से ही शुरू हो गया था। 2015 में इसी हाउस में मई में डिस्कशन हुआ था कि एक चिट्ठी आई थी, संदेश आया था कि किस तरह से सरकार के पावर को कम करना, कि सरकार अच्छा काम कर रही है। इस सदन को सबटेज करने की कोशिश की गई। तो टीम इंडिया की भी बात जो थी केवल कोरी कल्पना। मैं तो ये देखता हूं कि जब जब जहां कहीं भी चुनाव होता है, चुनाव के समय इनकी सारी एजेंसियां विपक्ष के पे शुरू हो जाते हैं जांच पड़ताल करना। कई बार ईडी के अधिकारियों से प्रेस के लोगों ने पूछा, नहीं, बोला ये महज संजोग है। पर ये महज संजोग कैसे है कि अगर बंगाल का चुनाव होगा तो ईडी वहां पहुंच जाएगा, अगर महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो ईडी वहां पहुंच जाएगा, अगर किसी भी राज्य का चुनाव हो उससे पहले वहां ईडी पहुंच जाती है। लगता है ये ईडी जो है भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन के रह गया है, कोई जांच एजेंसी बन के नहीं रह गया। इसी हाउस में दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि किस तरह से ये बंदूक रखते हैं कान पे, कि बंदूक रख दो और अगर आप मान गए तो ठीक,
और नहीं माने तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, जब अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में सरकारें किस तरह बनाया गया। पहले ईडी को भेजा गया, ईडी के जरिए विधायकों को परेशान किया गया, नेताओं को परेशान किया गया शिवसेना के, और उसके बाद फिर वहां पे सरकार को तोड़ा गया और उसके बाद फिर नई सरकारें बना दी गई। तो यह महज संजोग कैसे हो सकता है कि शिवसेना का एक नेता एकनाथ शिंदे ग्रुप ज्वाइन करते समय कहा कि हम हालात के हाथों विवश हैं। तो हालात के हाथ क्या विवश थे? उनको 1.5 साल पहले जब मिनिस्टर थे तो उनके यहां ईडी पहुंच गया और उनके 78 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया। लगातार जांच चल रहा था और जो ही एकनाथ शिंदे ग्रुप ज्वाइन किया, क्या हुआ किसी को नहीं आता पता। तो ये पूरी जांच एजेंसी को आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करते हो, आप डराने की कोशिश करते हो। हमने ये देखा कि अचानक ये ईडी का ऐसा क्या प्रकोप हुआ कि बाकी देखिए, हालांकि सारी जांच एजेंसी पहले आयकर विभाग को भेजेगा, आयकर विभाग अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर सीबीआई को भेजेंगे, सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर उसके बाद ईडी आता है। क्योंकि इनको लगा कि कई बार हमारे आयकर डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, या तो दोनों जब फेल हो जाती है तो ईडी को भेजा जाता है। और ईडी को इतना एम्पावर कर दिया गया, इतना एम्पावर कर दिया गया कि अब ईडी जो चाहे, जिस तरह चाहे, वो आप अपोजिशन को डरा धमका सकता है, कर सकता है। हमने देखा कि पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 को जोड़ा। अब वो सेक्शन 45 में ये कहता है, सेक्शन 45, कि अगर मान लीजिए ईडी के अधिकारी पहले सीबीआई या इनकम टैक्स को अगर लगता था कि पीएमएलए में ये केस होना चाहिए तो रेफर करते थे, तब उसकी जांच होती थी। सेक्शन 45 में यह कहा गया कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। अगर सेक्शन 45 का अगर कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको लगता है कि गैर कानूनी तरीके से कमाया गया है तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। अगर मान लीजिए पुलिस किसी को समन करता है या पुलिस एफआईआर करता है तो एक्यूज चाहे तो एफआईआर की कॉपी ले सकता है, लेकिन अगर ईडी एफआईआर करेगा तो आप एफआईआर की कॉपी भी उससे आप नहीं मांग सकते हैं। ईडी के सामने अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया, अगर मान लीजिए सीआरपीसी में पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने अगर आपने स्टेटमेंट दिया और 164 में जाकर के आपने कहा कि जबरदस्ती हमसे स्टेटमेंट लिया गया है, तो वो वैलिड स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ईडी ने सामने स्टेटमेंट आपने दिया तो वो 164 में भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली में ही आबकारी नीति में ही बहुत सारे लोगों ने ये जाकर के कोर्ट में अपनी प्ली दिया है कि 160 में जो स्टेटमेंट जबरदस्ती धमका कर मारपीट कर लिया गया है, हम उसको कंटेस्ट करते हैं और वापस लेना चाहते हैं। तो इस तरह से ईडी को इतना एम्पावर कर दिया गया, इतना एम्पावर कर दिया गया कि ईडी नहीं हो गया, वो ब्रह्मास्त्र हो गया कि ईडी गया तो फिर आप बाहर आप निकल नहीं सकते। इस तरह से उसको पावरफुल बना दिया। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में आबकारी नीति में भ्रष्टाचार हुआ और हम भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। एक बात बताइए, हालांकि अभी हमारे साथी ने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, इनके अपने गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार हुआ, जिन जिन व्यक्ति का नाम लिया वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के बहुत करीबी है। बार बार सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि भ्रष्टाचार में ये लिप्त है। जब वो गोवा का गवर्नर उनको बनाया गया तो उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री गोवा का मुख्यमंत्री है। अगर भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो आप उसकी जांच करते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में, वहां के सरकार के बारे में वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने लिख करके दिया कि ये 40% कमीशन हमसे मांगा जाता है और अगर नहीं देते हैं तो काम नहीं होता है। वहां पे होर्डिंग पोस्टर लगे 40% कमीशन की सरकार। अगर भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो आप इसकी जांच कराते। जिस तरह से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी,
उसी सदन में, जिस सदन में एकनाथ शिंदे की सरकार की शपथ हो रही थी, वहां पर नारे लग रहे थे, खोखे खोखे 50 खोखे। अगर आपको भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो आप उसकी जांच करते। तो जैसा सत्यपाल मलिक जी ने कहा, और इस बात से पूरा देश सहमत है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। तो फिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ? दिल्ली में अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में साजिशें की गई। आज नहीं, 2015 से सरकारें बनते समय जब सरकार काम करने लगी करप्शन के खिलाफ, तो पहले एसीबी ले लिया गया, सर्विसेज ले लिया गया। इस तरह से पंगु बना दिया गया कि सरकार चाह करके भी कोई अगर करप्शन करे तो आप उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वही एसीबी इनके बड़े बड़े मंत्रियों के गिरेबान तक पहुंच चुका था। इनको पता था किस तरह से यह भी इतिहास में लिखा जाएगा, किस तरह से रातों रात दिल्ली के सचिवालय में जाकर रात के 12 बजे में एसीबी कब्जे में कर लेता है। जब कभी इस बात को दिल्ली इतिहास में लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से संवैधानिक संस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतंत्र मूल्य को तार तार किया था। 2015 से तमाम साजिशें कर ली, पूरा कोशिश किया सरकार को पंगु बना दे, विधायक को खरीद लें, ऑपरेशन लोटस चलाया गया, एलजी के जरिए कोशिश की गई काम रोकने की। एलजी नहीं लगता है कोई दिल्ली में बाउंसर आ गया हो, ऐसा लगता है कि जो आदेश आता है उसी आदेश पर रिएक्ट करने लगते हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद जो दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, एक एक वादे पे काम किया, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। जब उस वादे पे काम होने लगा, उससे पूरे देश में एक नई उम्मीदें जगी। पूरे देश के लोग ये कहने लगे कि नहीं, यही मॉडल इस देश की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम इस देश को नंबर 1, विश्व का नंबर 1 देश बनाएंगे। क्योंकि 5-7 साल दिल्ली में काम करते करते लग गया कि शिक्षा में काम करना, शिक्षा को ठीक करना कोई मुश्किल काम। 70 साल से किसी ने शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, स्वास्थ्य की प्राथमिकता नहीं दी, श्रमिक व्यवस्था नहीं बनाया। तब उन्होंने कहा कि इस देश को हम नंबर 1 बनाएंगे। उसका परिणाम हुआ कि दिल्ली से चलकर पंजाब जब गए तो पंजाब में ऐतिहासिक मैंडेट मिला। जब गुजरात गए तो प्रधानमंत्री को समझिए, जहां वो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, 20 साल के मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने एक ऐसा स्कूल नहीं बनाया जिस स्कूल में जाकर बैठकर सिरा चौड़ा करके कहते कि ये है दिल्ली हमारा मॉडल स्कूल, हम ऐसा स्कूल बना रहे हैं, बनाएंगे। टेंट का स्कूल बनाया। वो गए, कहा हमारे यहां भी मॉडल स्कूल है। हमारे साथी चुनाव लड़ रहे थे, अगले दिन देखने गए कौन सा स्कूल है, तो वो स्कूल वहां से ट्रक में लोड हो रहा है। तो 30 साल में आप एक स्कूल नहीं बना पाए। गुजरात के लोगों ने कहा कि मैं ऐसा ही स्कूल चाहिए। झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, जहां कहीं भी जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में है वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस मिलना चाहिए। तो लगा कि सबसे बड़ा खतरा कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल का हमने सारे हथकंडे अपना लिए। अरविंद केजरीवाल का हम बाल बाका नहीं कर पाए तो सीढ़ी बनाया सत्येंद्र जैन साहब, उन्होंने स्वास्थ्य का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा का मॉडल दिया, और उसके बाद उस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते लगा कि काश एक बार अरविंद केजरीवाल शिकंजे में आ जाए, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा सभी इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब रुकेगा नहीं और अरविंद केजरीवाल अब झुकेगा नहीं। ये कारवा जो चल दिया है, अब इस कारवा को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपनी पूरी जीवन ईमानदारी के नाम, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के नाम दिया, भ्रष्टाचार करना होता तो कमिश्नर थे, कर लेते। कमिश्नर की नौकरी छोड़कर झुग्गी में जाकर उसके खिलाफ लड़ते रहे। तुम उस भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते और तुम्हारे कहने से भ्रष्टाचारी हो नहीं सकते। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि अब ये एक लड़ाई है। ये लड़ाई है एक अहंकारी शासक जिसको ये लगता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। कहा सबका साथ सबका विकास, और ले लिया सबका साथ, विकास हुआ एक का, वो है अदानी। तो अब ये नहीं चलने वाला। अब अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है कि हम इस देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाएंगे, अब वो सपना पूरा होगा। और जैसा ये कह रहे थे अभी कि देखिए कई बार क्या होता है कि वो रस्मी रथी में कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब आपके दिन बुरे होते हैं ना, आपके काम बुरे हो जाते हैं, ईश्वर आपकी मति मार लेता है। ईश्वर भी चाहते हैं कि इस अहंकारी शासक से देश का नुकसान हो रहा है, तो ईश्वर इनसे खराब काम करा रहे हैं और इनके इस खराब काम से
अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और बढ़ रही है। वो ईश्वर ये चाहते हैं कि 2029 नहीं, देश का बदलाव और अरविंद केजरीवाल जी का सपना 2024 से ही पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देश कुलदीप कुमार जी।